देखिए इलेक्ट्रिक सेल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे बेसिक सिंपल वर्ड्स में अगर आपको सेल को डिफाइन करना हो तो आप बोलेंगे कि बेसिकली इट इज a device which maintains a constant potential difference between the points it is connected. समझ पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल लेट अगर ये एक कंडक्टिंग रॉड है मेरे पास, इस कंडक्टिंग रॉड के अक्रॉस मैंने एक सेल को कनेक्ट कर दिया। देखिए मैंने इस तरह से एक इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो सेल है ये इस रॉड के दोनों एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देगा। अभी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही हुआ कि एक एंड हाई पोटेंशियल पर होगा और एक एंड लो पोटेंशियल पर होगा। जो एंड हाई पोटेंशियल पे है उसको मैंने ऐसे दिखा दिया हाई पोटेंशियल एंड, ये एंड लो पोटेंशियल पे था तो इसको मैंने ऐसे दिखा दिया लो पोटेंशियल एंड। बताइए समझ पा रहे हैं? क्लियर? यस सर। जैसे ही आपने यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वैसे ही इस कंडक्टिंग रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन, देखिए फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ दिख रही है आपको। तो इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से मूव करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाने लगे, इट सिंपली मींस कि इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होने लगा एज द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस सिनेरियो, है ना? करंट फ्लो होने लगा। तो करंट फ्लो होगा तो दैट मीन पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ रहा, हम ऐसा भी तो मान सकते हैं कन्वेंशनली, और यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से वो पॉजिटिव चार्ज जाएगा वापस से ऐसे लगातार यहाँ पर इस पूरे सर्किट के अंदर एक करंट का फ्लो होने लगा जब हमने एक सेल को कनेक्ट कर दिया है इस सर्किट के अंदर। तो समझ पा रहे हैं आप? ऐसा कुछ हो रहा है। सिंबल यूज करते हैं हम, सिंबल कैसा यूज करते हैं देखिए, हम सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए तो इस तरह से एक सिंबल बनाते हैं। आपको यहाँ पर मैंने अभी दिखाया कि इस सेल की वजह से जब आपने सेल को कनेक्ट किया है तो इस रॉड का ये वाला एंड हाई पोटेंशियल पर आ गया एंड ये वाला एंड लो पोटेंशियल पर आ गया। तो अभी यहाँ पर हम इस तरह के एक सिंबल बनाते हैं सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो एंड होगा ये हाई पोटेंशियल एंड है एंड ये लो पोटेंशियल एंड है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब रिलेटिवली हो रहा है ना? हाई पोटेंशियल वाला पॉजिटिव, लो पोटेंशियल वाला नेगेटिव। तो आप हाई पोटेंशियल एंड को जिस भी कंडक्टर के क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो वो हाई पोटेंशियल पर पहुंच जाएगी, है ना? वो एंड हाई पोटेंशियल पर पहुंच जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इस कंडक्टर को मैंने जैसे यहाँ पर कनेक्ट किया था, इसके इस वाले एंड को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया था तो ये हाई पोटेंशियल पे पहुंच गया था। ऐसा कुछ। अभी यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर बहुत सारी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होने वाली कि सेल के अंदर जो एक्चुअल में प्रोसेस हो रहा है वो एक डिफरेंट चीज है। सेल के अंदर आपको पता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स के बीच में कुछ केमिकल इक्वेशन चलती हैं, है ना? एंड उन केमिकल इक्वेशन के रिजल्ट के तौर पे हमें ऐसा दिखता है कि यहाँ पर दोनों ही जो यहाँ पर एंड से सेल के उन दोनों के ऊपर कुछ डिफरेंट पोटेंशियल तो दिखने लगते हैं। तो हम उस केमिस्ट्री वाले पार्ट में नहीं जा रहे हैं, हम उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे बात करेंगे। क्लियर? एप्लीकेशन वाले पार्ट पे बात कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए क्या हो रहा है, पूरा प्रोसेस समझते हैं कि कैसे। यहाँ पर
सेल कैसे काम कर रहा है इसको समझते हैं। तो ये मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, एक सिंपली एक वेसल ली हुई है। इस वेसल के अंदर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसके अंदर हम 2 प्लेट्स लेते हैं। देखिए मैंने 2 प्लेट्स ली हुई हैं, इन प्लेट्स को मैं साइड से दिखाऊंगा तो आपको ऐसी दिखने वाली है कुछ। इन प्लेट्स को मैंने लिया है ना। आपको केमिस्ट्री के वाले पार्ट के अंदर ये बताया जाएगा कि ये प्लेट्स हमने किन मटेरियल्स की ली हैं, जिंक की, कॉपर की, इस तरह से यहाँ पर प्लेट्स लेते हैं, है ना। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेट्स को इस सॉल्यूशन के अंदर इस तरह से इमर्ज कर देते हैं। अब इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट होती हैं। दोनों ही प्लेट्स के जो मटेरियल्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें ऐसा दिखता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जाने की टेंडेंसी दिखाने लगते हैं। मतलब चार्ज का यहाँ पर कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है ऑन द प्लेट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि इन दोनों प्लेट्स में से किसी एक प्लेट को देखेंगे तो टाइम के साथ वो पॉजिटिव चार्ज को एक्युमुलेट करती जा रही होगी, एंड दूसरी प्लेट एट द सेम टाइम नेगेटिव चार्ज उससे एक्युमुलेट होता जा रहा होगा। क्लियर है? तो अभी क्या हो रहा है, सपोज करिए कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये जो प्लेट है इस पे टाइम के साथ पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होने वाला है, एंड इस प्लेट पे टाइम के साथ नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होने वाला है। ओके, अब पॉइंट क्या आ रहा है कि जब आप t इक्वल 0 पर इन दोनों ही न्यूट्रल प्लेट्स को यहाँ पर रख रहे हैं तो आपको ऐसा दिखा ना कि पॉजिटिव चार्ज इस वाली प्लेट पे एक्युमुलेट हुआ है। जिसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो ये प्लेट थी, इस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज मूव करके इस वाली प्लेट की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर ये मैंने एक चार्ज दिखाया हुआ है, क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मैंने क्यू ले लिया कोई, एंड इस केमिकल, इस सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उस रिएक्शंस की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट से निकलकर पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। तो ये ऐसा कुछ है ना। तो अभी यहाँ पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई अगर ये नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो कोई फोर्स होगा जो इसको लेकर के जा रहा है। तो हमने यहाँ पर इस चीज को कन्वेंशनली मान लिया कि कोई फोर्स है जो यहाँ पर बैटरी के अंदर इस चार्ज पे लग रहा है, एंड वो फोर्स नेगेटिव इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज को लगातार लेकर के जा रहा है। एंड जैसे जैसे चार्ज इस तरह जाता रहेगा वैसे वैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। बताइए, एंड इस पे लगातार नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा, ऐसा हो रहा होगा। बताइए, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? क्लियर? अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? चैट के थ्रू आप रिप्लाई दे सकते हैं। तो अभी क्या होगा यहाँ पर, t इक्वल 0 पे, लेट एट t इक्वल 0 when the plates are just placed inside the electrolyte। तो आप जैसे ही जिस इंस्टेंट पे आप इसको जस्ट प्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इनिशियली तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैटरी की वजह से लगने वाला फोर्स था, एंड वो फोर्स लगातार ड्रिफ्ट करा रहा था चार्ज को। एक फोर्स मैंने एफ बी लिया हुआ जो निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही पॉजिटिव चार्ज को लेकर के जा रहा है। अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर हो रहा होगा कि अगर अगर इस तरह से चार्जेस का डिफरेंस होगा, दैट मीन यहाँ पर देखें, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आप बोल रहे हैं कि आ गया है, एंड आप बोल रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो
पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दो अलग अलग पोलैरिटी की वजह से क्या यहाँ पर कोई फील्ड नहीं होनी चाहिए? एंड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ बताइए, रिप्लाई करिए, क्या यहाँ पर कोई फील्ड होनी चाहिए? तो डेफिनेटली यहाँ पर एक फील्ड भी तो आ जाएगी। एंड वो फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन आपको दिख रही है कि ये फील्ड प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ है। तो ये जो फील्ड आपको दिख रही है यहाँ पर, इस फील्ड की वजह से देखें तो ये जो आपने चार्ज क्यू लिया है, इस पे एक फोर्स और लगने लगा बिकॉज ऑफ दिस फील्ड। कौन सा फोर्स लगने लगा? देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप बोल सकते हैं कि इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगा। फील्ड किधर थी? फील्ड इस तरफ थी, पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड के अंदर है, एंड पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फील्ड के डायरेक्शन में ही लगता है। यही पॉइंट मैंने आपको बताया अभी। तो इस पे एक फोर्स इस तरफ भी लगने लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो तो जितनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड उतना हाई इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जैसे जैसे चार्ज को सेपरेट करते जाएंगे, जैसे जैसे चार्ज को सेपरेट करते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ लगातार इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट बढ़ रही होगी, बिटवीन द प्लेट्स बढ़ रही होगी। अब जैसे जैसे चार्जेस को मूव कराते जाएंगे, वैसे वैसे आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रही है, सो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड फाइनली एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन एफ बी और एफ ई एक दूसरे के जस्ट इक्वल हो जाने वाले हैं। बताइए, हो जाएंगे दोनों इक्वल? एंड अगर ये दोनों जस्ट इक्वल हो गया तो उसके बाद चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना? 0। एंड अगर इस पर नेट फोर्स 0 लगा, इट सिंपली मीन्स कि चार्ज की फर्दर ड्रिफ्टिंग बंद हो चुकी है। चार्ज की ड्रिफ्टिंग होना बंद हो चुकी है, अगर इसका मतलब हुआ कि अब इस केस में जो यहाँ पर चार्जेस मेंटेन हो गए हैं, जो प्लेट से चार्जेस आ गए हैं, उतने ही चार्ज रहने वाले हैं अगर आप कोई भी चेंज ना करें सर्किट के अंदर। तो आप अगर कोई भी चेंज इसके साथ नहीं करेंगे तो अभी इस केस में प्लेट पे जो चार्जेस आ चुके हैं उतने ही चार्ज यहाँ पर इन प्लेट्स पे रहने वाले हैं, है ना? बताइए, समझ पा रहे हैं ये पॉइंट? रिप्लाई करिए भाई, ठीक है ना? तो अब इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, इस कंडीशन में देखिए मैंने अभी कोई भी कनेक्शन नहीं बना रखा है, सो दैट की करंट फ्लो नहीं हो रही है। अभी इस कंडीशन को हम बोलते हैं इन ओपन सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स सर्किट ओपन है। अभी ऊपर वाले डायग्राम को अगर मैं दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि मैंने एक ऐसा सर्किट बनाया हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंड, ये एंड, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, मैंने ऐसा एक सिंबल यहाँ पर ले रखा है। तो आप इसको बोल रहे हैं ओपन सर्किट है, यहाँ पर करंट को फ्लो होने के लिए कोई क्लोज्ड पाथ नहीं मिल रहा है, इसको हम ओपन सर्किट बोलते हैं। तो ओपन सर्किट के केस में आपको दिख रहा है, ओपन सर्किट का मतलब ऊपर वाला डायग्राम है, उसी को मैं सिंबॉलिकली ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ओपन सर्किट के केस में आप बोल सकते हैं, मिनट, देखिए ओपन सर्किट के केस में आप बोल सकते हैं कि इस केस में इन दोनों ही प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया है, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है जब तक आप कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इन ओपन सर्किट इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ सेल is called electromotive force of cell। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। देखिएगा, वापस से समझिए, यहाँ पर ये दोनों जो प्लेट्स थी उनमें से एक पॉजिटिवली चार्ज हो गई, एक निगेटिवली चार्ज हो गई। जो पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, जिसका पोटेंशियल हाई हो गया है, इस प्लेट को हम बोलते हैं दिस इज
एनोड एंड इस प्लेट को हम बोलते हैं दिस इज कैथोड, है ना? क्लियर है ना आपको ये पॉइंट? तो एनोड एंड कैथोड इस तरह से दो प्लेट्स बन गई। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अभी आपको मिल रहा है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं ईएमएफ। अब पॉइंट समझिएगा कि यहाँ पर जब हम ईएमएफ वर्ड सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स, किसी ना किसी टाइप का फोर्स है, बट एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है। एक्चुअल में ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ईएमएफ टर्म जो है, ये जो नेमिंग है ईएमएफ की, वो उस टाइम पे कर दी गई थी जब ईएमएफ को ढंग से समझा भी नहीं गया था। तो पहले जब यहाँ पर ये फिनोमेना देखा गया कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऐसा लगा कि भाई कोई फोर्स है, जिस फोर्स की वजह से यहाँ पर जब हम किसी रॉड के क्रॉस, किसी कंडक्टर के क्रॉस, ओके, किसी कंडक्टर के क्रॉस जब हम किसी बैटरी को कनेक्ट कर रहे थे, तो हमने देखा कि इसके अंदर, दैट मीन कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्ज है वो मूव कर रहा है, दैट मीन कोई फोर्स लग रहा होगा उस पर जो मूव करा रहा है। तो हमने वहां से एकदम डिराइव कर दिया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो सेल का। बट एक्चुअल में वो मूव क्यों कर रहे हैं? चार्जेस, फ्री चार्जेस क्यों मूव कर रहे हैं रॉड के अंदर के? बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड। ठीक है? तो ये एक फोर्स नहीं है बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए, ओपन सर्किट के लिए तो मैंने आपको बता दिया, ईएमएफ इज सिंपली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। लेट अगर हम क्लोज सर्किट की बात करें, इन क्लोज्ड सर्किट, अभी यहाँ पर सपोज कि मेरे पास ये एक सेल था, ठीक है? देखिए, हमारे पास ये सेल था एंड ये एनोड है, सपोज करिए ये कैथोड है। ओके बेटा, हमने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों ही प्लेट्स के बीच में जब ओपन सर्किट है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है डेल्टा वी, है ना? अब वो जो डेल्टा वी है उसको हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज ईएमएफ ओपन सर्किट में, तो इसको मैंने बोल दिया ईएमएफ ई है। पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली इक्वल टू ईएमएफ ई। ओके, देन हमें ये एक कंडक्टर गिवन था, हमें क्या गिवन है? ये कंडक्टर गिवन है, कंडक्टिंग रॉड है हमारे पास एक, इसका एक एंड है ए, एक एंड है बी। हमने सोचा कि भाई अभी यहाँ पर इसके दोनों ही प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई के इक्वल है। इन दोनों ही प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? ई है। लेट एक वैल्यू ले लेता हूँ, ये मैंने बोल दिया कि लेट ई की वैल्यू अभी 10 वोल्ट है, एग्जाम्पल मैंने एक ले लिया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये 10 वोल्ट इसकी प्लेट्स के बीच का डिफरेंस था। अगर मैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट ए को इस एनोड से कनेक्ट कर दूं, पॉइंट बी को, देखिए पॉइंट बी को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? इस सेल के कैथोड से कनेक्ट कर दिया, लोअर पोटेंशियल वाली प्लेट से कनेक्ट कर दिया। तो मुझे क्या लग रहा है? मुझे तो यहाँ पे ये लग रहा है कि भाई यहाँ पर इसकी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट था, सो दैट इस रॉड के भी दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ही होना चाहिए। बताइए, क्या आपको ये लग रहा है? ऐसा क्लियर हो रहा है ये पॉइंट आपको? Yes, रॉड के भी दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? 10 वोल्ट ही होना चाहिए। बट जब एक्चुअल में हमने यहाँ पर इस रॉड के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया बाय सम एक्सपेरिमेंट, बाय सम लॉजिक, तो मैं ऐसा देखा कि एग्जैक्टली इसके दोनों ही एंड्स ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट नहीं है, बल्कि 10 वोल्ट से थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ? 10 वोल्ट से कम पोटेंशियल हमको यहाँ पर दिख रहा है।
ऐसा क्यों हुआ, इस पॉइंट को अब हमें समझना पड़ेगा। ये जो कोई भी इलेक्ट्रिक सेल चार्ज को सप्लाई नहीं करता है, ये सिर्फ क्या करता है, चार्ज के फ्लो को मेंटेन रखता है। तो अभी इस रॉड के अंदर से लगातार क्या हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है इस तरह से। तो जितना चार्ज इस रॉड के एंड ए से बी की तरफ गया होगा, उतना ही चार्ज यहाँ पर लौटा होगा एंड उतना ही चार्ज वापस से यहाँ पर जाना चाहिए। तभी तो रॉड के अंदर टोटल जो चार्ज था वो जीरो था इनिशियली भी, अभी भी क्या होगा, जीरो होगा। चार्ज का कॉन्टिन्यूस फ्लो मेंटेन है। पॉइंट समझ पा रहे हैं आप, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि चार्ज यहाँ पर क्लोज साइकिल में मूव करेगा इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल चार्ज क्या कर रहा है, क्लोज साइकिल में मूव कर रहा है। बताइए, समझ पा रहे हैं आप ये पॉइंट, ठीक है क्या? तो जब चार्ज क्लोज साइकिल में मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जब आप आउटर सर्किट की बात कर रहे हैं, इस वाले सर्किट की बात कर रहे हैं, तो इस वाले सर्किट में देखिए चार्ज इस पाथ को फॉलो करता हुआ एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर पहुंच रहा है एंड देन जब इस प्लेट से ये लौट रहा है तो यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है, चार्ज जो है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में है, आयंस के फॉर्म में है, मुझे नहीं पता, मैं तो चार्ज बोल रहा हूँ कि वो चार्ज कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से। बताइए, जा रहा है ना, एंड देन ये वापस से यहाँ से लौट रहा है। तो अभी यहाँ पर चार्ज का जो एग्जैक्टली पूरी पूरी मैंने ट्रेजेक्टरी आपको दिखाई, तो इस तरह से कुछ चार्ज पाथ को फॉलो करने वाला है। तो आउटसाइड द सर्किट चार्ज कैसे मूव कर रहा है, यहाँ पर मैं अलग से एक बार दिखा देता हूँ। ये सेल था, इस सेल के बाहर का जो सर्किट है वो मैंने ऐसे दिखाया हुआ है। ये रॉड जो थी, उस रॉड का कुछ रेजिस्टेंस होगा तो वो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये रेजिस्टेंस आर था। लेट कोई करंट फ्लो हो रही है तो वो करंट यहाँ पर मैंने आई बोली हुई है, ये है आई। तो आउटसाइड सर्किट में आपको दिख रहा है कि चार्ज कहाँ से जा रहा है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ बाय फॉलोइंग दिस पाथ। बट इनसाइड द सेल चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है, इनसाइड द सेल पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन कौन सी है, तो ये वाली डायरेक्शन, निगेटिव टर्मिनल से, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ। तो कैथोड से एनोड की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है वो मैंने सर्किट के अंदर यहाँ पर दिखाया हुआ है, सेल के अंदर यहाँ पर दिखाया हुआ है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर ये वाला पॉइंट। बताइए, ठीक है ना, क्लियर है? तो अब इन दिस केस देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट आ रहा है कि जब आप आउटर सर्किट में करंट को फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, दैट मीन उसका रेट डिफाइन होगा। उसका रेट का मतलब हुआ कि वहां पर आप बोल सकते हैं कि कुछ वहां पर क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव दैट मीन करंट के फ्लो होने से यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये जो सर्किट था इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, दैट मीन इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस बाय द ओम्स लॉ। एज वेल एज जब इनसाइड द सेल आप चार्ज को फ्लो करा रहे हैं, करंट को फ्लो करा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो मतलब अल्टीमेटली करंट फ्लो हो रही है। जब आप इनसाइड द सेल करंट को फ्लो करा रहे हैं तो अगेन हम सेम चीज बोल रहे हैं कि अब जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो थ्रू द कंडक्टिंग पार्ट नहीं फ्लो हो रहा है। अच्छा बताइए, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रही है क्या? नहीं, यहाँ तो कंडक्टर नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो अब जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्लो होगा तो इलेक्ट्रोलाइट के भी तो कई सारे आयंस हैं, एटम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उनका भी तो क्या होगा, वो भी एक हिंड्रेंस ऑफर करने वाले हैं चार्ज के फ्लो में, है ना। उस हिंड्रेंस को हम बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है वो करंट के फ्लो में जो रेजिस्टेंस या हिंड्रेंस ऑफर करेगा, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। पॉइंट समझ पा रहे हैं आप, वो क्या है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय electrolyte in the flow of current is called internal resistance of cell। अब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक पॉइंट आ रहा है। तो देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर जब आप डायग्राम देखेंगे सेल का तो जनरली आपको
सेल के साथ एक इस तरह का एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ दिखाया जाएगा। ये रेजिस्टेंस इस पोजीशन पे इस तरह से बनाकर दिखाया जाता है और जनरली हम इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है, किसी प्रैक्टिकली अगर बात करें तो किसी भी सेल का जो सिंबल होता है वो प्रैक्टिकली ऐसा होता है। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात? आप बताइए। तो जो सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो बॉक्स मैंने बना रखा है डॉटेड, ये है एक्चुअल सिंबल किसी भी सेल का। ठीक है, ओके। तो अभी मैंने ये जो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया है, तो अब उसके अकॉर्डिंगली देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि आखिर हमने जब 10 वोल्ट यहाँ पर ईएमएफ देखा एंड कनेक्ट किया रॉड के क्रॉस, तो हमें 10 वोल्ट नहीं मिला, 10 वोल्ट से कुछ कम मिला। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है यही इंटरनल रेजिस्टेंस। जब आप इस सेल के थ्रू इस रेजिस्टेंस में करंट को फ्लो करा रहे थे, तो हमने देखा ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट था। कब? जब आप कोई भी करंट फ्लो नहीं करा रहे थे। जब करंट फ्लो होने लगी तो इन दैट केस इस इंटरनल रेजिस्टेंस से भी तो वो करंट फ्लो हो रही है। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा। बताइए, समझ पा रहे हैं क्या? इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी तो कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ होगा। तो अब क्या हुआ, जब आप करंट को फ्लो कराने लगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के बीच में कितना बचा? वो पहले जो था उसमें से I into R कम हो गया। अब जो आपको क्वांटिटी मिल रही है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल। समझ पा रहे हैं? क्लियर? तो ये एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। तो ओपन सर्किट जब हमने क्लोज सर्किट कर दिया, इन दैट केस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड टीपीडी। वो आपको इक्वल दिख रहा है, इनिशियली ई था, अभी आई इंटू आर, जितना ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस का क्रॉस हुआ उसको हमने कम कर दिया, तो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, अब ये बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द प्लेट। एंड इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पर इस रॉड के दोनों एंड्स के क्रॉस मिलने वाला है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली रॉड को इस सेल के दोनों टर्मिनल से ही कनेक्ट कर रखा है ना। बताइए, है ना? समझ पा रहे हैं आप? यस सर। तो ये हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की एक यहाँ पर इक्वेशन दिख रही है। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे अगर हमें कहीं पे भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एक यहाँ पर एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट चलता है। देखिए यहाँ पर कि अल्टीमेटली यहाँ पर एक एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर। कैसे? कि बेसिकली हमको एक पॉइंट पता है बहुत अच्छे से कि अगर यहाँ पर एक प्लेट होती पॉजिटिवली चार्ज, इसको समझिए अच्छे से, एक प्लेट होती निगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है। तो आपको पता है कि बेसिकली नेचुरली किसी भी चार्ज को देखें अगर हम, तो वो तो पॉजिटिव चार्ज अगर मैं ले लूं यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज तो इस तरफ जाना चाहिए था। नेचुरली इसके फ्लो की डायरेक्शन कौन सी थी? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। बताइए, है ना? बट फिर भी इस बैटरी की वजह से ये चार्ज जा तो इधर रहा है अल्टीमेटली, तो वो चार्ज तो इधर से इधर जा रहा है। तभी तो हमने बोला है करंट ऐसे फ्लो हो रही है। और आउटर सर्किट के अंदर जब आप आउटर सर्किट को देख रहे हैं, तो आउटर सर्किट के अंदर वो अभी भी वही डायरेक्शन फॉलो कर रहा है जो नेचुरली उसको करना चाहिए। जब आपने रॉड को ऐसे कनेक्ट किया तो रॉड के अंदर करंट की डायरेक्शन ये वाली है, इसका मतलब रॉड के अंदर हाई पोटेंशियल एंड से लो पोटेंशियल एंड की तरफ ही ये चार्ज जा रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? बताइए, क्या मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं आप? क्या हो रहा है? जब आप यहाँ पर इस रॉड के अक्रॉस देख रहे हैं, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही पॉजिटिव चार्ज जाता हुआ आपको दिख रहा है, एज यूजुअल जैसा कि होता है। बट जब आप सेल के अंदर देख रहे हैं, तो कुछ और हो रहा है, कुछ डिफरेंट हो रहा है। चार्ज को जाना चाहिए था हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। दैट मीन यहाँ पर जो आपको दो प्लेट्स दिख रही है, उन प्लेट्स के साथ मैंने ये जो डायरेक्शन दिखाई है, इस तरफ जाना चाहिए था नेचुरली। बट बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो इनसाइड द सेल हो रही है, उसकी वजह से ये जा किधर रहा है? लो पोटेंशियल एंड से हाई पोटेंशियल एंड की तरफ। तो अब यहाँ पर पॉइंट आ रहा है कि बेसिकली एनर्जी यहाँ पर इस
इस सेल को कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ वर्क डन करना पड़ रहा होगा ना इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, तभी तो यहाँ पर ये इसको मूव करा पा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो आप अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि चार्ज को क्लोज साइकिल में इस तरह से रोटेट कराने के लिए, उसको लगातार इस तरह से क्लोज साइकिल में फ्लो कराने के लिए सेल को कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना? वो एनर्जी इनिशियली सेल के पास केमिकल एनर्जी के फॉर्म में थी, अब वो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है लगातार। समझ पा रहे हैं? क्लियर है क्या? तो मैं यहाँ पर एक एनर्जी के रिस्पेक्ट में, एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में भी ईएमएफ को डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे? द एनर्जी supplied by cell in moving a unit positive charge, the energy supplied by cell in moving a unit positive charge through a closed loop is called EMF, is called EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आप एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी पॉइंट? बताइए। यस सर। देखिए आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, बताइए क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको। एक आपको टैंक दिख रहा है ना? एक आपको टैंक के अंदर दो पार्ट दिख रहे हैं, एक हाई प्रेशर एक लो प्रेशर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, है ना? यस सर। एक पंप आपको दिख रहा है। अभी यहाँ पर वो जो बीच वाला पार्ट है, जो हाई प्रेशर लो प्रेशर जहाँ पर टैंक बना, उसको छोड़िए। अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक रेड कलर की टरबाइन आपको दिखाई गई है, जहाँ पे लो प्रेशर लिखा है उसके ऊपर दिख रहा है आपको, है ना? यस सर। लिक्विड आ रहा है, उस टरबाइन को रोटेट करा रहा है। अब टरबाइन रोटेट हो रही है तो वर्क डन हो रहा है। अब टरबाइन जिसके साथ कनेक्टेड है, जिस शाफ्ट से कनेक्टेड है, जिस डिवाइस से कनेक्टेड है, वहां पर कुछ एनर्जी यूज हो रही है, एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा होगा ना, एनर्जी वहां पर जा रही है, कन्वर्ट हो रही है किसी फॉर्म में। बताइए, है ना? देन जो लिक्विड यहाँ से लौट करके आएगा थ्रू दिस ट्यूब, लो प्रेशर वाले पॉइंट से लौट करके जो आएगा राइट साइड से, समझ पा रहे हैं मेरी बात? वो लिक्विड आपको दिख रहा है क्लियरली कि वो जा रहा है। तो अब उसको नेचुरली देखा जाए तो वो नेचुरली ऊपर नहीं जाता लौट करके। बताइए, नेचुरली देखा जाए तो लिक्विड ऊपर तो नहीं जाता वापस से, बट ये एक पंप लगा हुआ है, देख पा रहे हैं? ये पंप क्या कर रहा है? ये पंप इस लिक्विड को, जो कि अभी लौटा है ऊपर से बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, आप बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी जो नीचे लौटा है। क्लियर है क्या बेटा? वो पंप उस लिक्विड को वापस से ऊपर पहुंचा रहा है, हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ पहुंचा रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? मतलब ये जो पंप है, इसकी वर्किंग काफी कुछ बैटरी के साथ सिमिलैरिटी दिखा रही है। उसमें भी ऐसा हो रहा है कि एक चार्ज है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होकर के लो पोटेंशियल वाले पॉइंट पे पहुंचा है। देन वापस से बैटरी क्या कर रही है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ उसको चार्ज को लेकर के जा रही है। ऐसा हो रहा है वहां पर। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर लिक्विड ले लिया है कि ये जो लिक्विड है ये आ रहा है एंड ये नीचे आ रहा है। अगर एक बार, इसका मतलब ये लो पोटेंशियल की तरफ आना चाहता था, बट वापस से पंप क्या कर रहा है? इसको हाई पोटेंशियल पे पहुंचा रहा है, दैट मीन हाई प्रेशर की तरफ पहुंचा दे रहा है। तो इस तरह का कुछ मैकेनिज्म यहाँ पर हो रहा है। तो लगातार लिक्विड का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, लिक्विड उतना ही है, उसी लिक्विड को एक क्लोज साइकिल में सर्कुलेट कराया जा रहा है। एंड जब ये लिक्विड सर्कुलेट हो रहा है, ड्यूरिंग द सर्कुलेशन यहाँ पर कुछ चीजें इन्वॉल्व हो रही है। पहली चीज तो यहाँ पे जो रेड कलर की टरबाइन आपको दिख रही है, उसके थ्रू एनर्जी का कुछ कंजम्पशन हो रहा होगा। एज वेल एज, अगर हम यहाँ पर लिक्विड का आइडियल केस ना कंसिडर करें, प्रैक्टिकली तो हम आइडियल केस की बात नहीं कर सकते। तो जब आप इस पूरे के पूरे क्लोज सर्किट में, क्लोज साइकिल में लिक्विड को फ्लो कराने वाले हैं, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर इस लिक्विड के बीच में एंड ये जो पूरी की पूरी ट्यूब आपने ली है, उसकी वॉल्स के बीच में कुछ विस्कस फोर्स भी लगेगा, है ना? एंड उस विस्कस फोर्स की वजह से कुछ एनर्जी का यहाँ पर डिसिपिएशन होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ हीट।
तो सेम प्रोसेस यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल सर्किट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। जब आप किसी बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ, तो थ्रू आउट जब आप करंट को फ्लो करा रहे हैं तो रेजिस्टेंसेस जो थे, उन रेजिस्टेंसेस में जब आप करंट को फ्लो कराएंगे, उन रेजिस्टेंसेस के अंदर भी आपको एनर्जी का डिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट देखने को मिलेगा। एज वेल एज आपने जो डिवाइस कनेक्ट कर रखी है उस सर्किट के अंदर, वो तो एनर्जी को कंज्यूम कर ही रही है एज वेल एज। समझ पा रहे हैं मेरी बात? Yes. यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है हमेशा। चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल is always applicable in case of cell। चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या है कि बेसिकली ये जो सेल या बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये कभी भी खुद से कोई चार्ज सप्लाई नहीं कर रही है, सिर्फ चार्ज को सर्कुलेट करा रही, चार्ज को मूव करा रही क्लोज साइकिल में। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आप इस कंक्लूजन से ले सकते हैं कि अगर ये एक सेल या बैटरी है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जितना भी चार्ज इस तरफ निकला है लेट, उतना ही चार्ज इसके निगेटिव टर्मिनल में एट द सेम टाइम एंटर भी किया होगा। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है क्या आपको ये पॉइंट? जितना चार्ज Yes, पॉजिटिव sir. टर्मिनल से बाहर निकला, उतना ही चार्ज निगेटिव टर्मिनल से एंटर भी किया है। एग्जैक्टली हमेशा। तो यहाँ से जब चार्ज इक्वल होंगे तो उनके फ्लो होने का रेट भी इक्वल, क्योंकि उतना ही चार्ज उतने ही टाइम में दोनों टर्मिनल से, एक से एंटर कर रहा है एक से एग्जिट कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकला होगा, उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर भी किया होगा उसी इंस्टेंट से। बताइए, क्लियर है क्या? तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, हमेशा वैलिड है। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इस तरह से ही फ्लो होगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि टू possible way of uses of बैटरी। हम बैटरी या सेल को दो तरह से यूज कर रहे हैं। एक केस है जिसमें हम बोल रहे हैं कि चार्जिंग, एक केस है जिसमें हम बोल रहे हैं कि बैटरी की डिस्चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। एंड एक केस है जिसमें बैटरी की चार्जिंग हो रही है। दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। अगर आपको, मैंने बोला कि ये एक सर्किट था, अब प्रैक्टिकल केस की मैं बात कर रहा हूँ। इसका ईएमएफ ये है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, एंड एक करंट फ्लो हो रही है अलोंग दिस डायरेक्शन। तो अब ये जो डायरेक्शन मैंने आपको दिखाई, ये सिंपली ये दिखा रही है कि करंट इस बैटरी की वजह से ही फ्लो हो रहा है। और अगर करंट बैटरी की वजह से फ्लो हो रहा है, क्लोज साइकिल में फ्लो होकर के करंट लौटेगा। क्लोज साइकिल है यहाँ पर, मैंने तो उसमें सिर्फ पार्ट ऑफ द सर्किट दिखाया हुआ है। क्लोज साइकिल से करंट फ्लो होकर के लौटेगा, एंड अगर क्लोज साइकिल से करंट फ्लो होकर के लौट रहा है तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है लगातार। एनर्जी का डिसिपेशन अगर होगा तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही थी, कौन सप्लाई कर रहा था? तो डेफिनेटली ये जो सेल है, ये सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। ये सेल है, ये एनर्जी को सप्लाई कर रहा है। इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड थी, वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब लगातार अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी तो आप इसको क्या बोलेंगे कि बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है। ये जो सेल है ये लगातार डिस्चार्ज होता जा रहा है। बताइए, क्लियर है आपको ये पॉइंट? ठीक है ना? तो लगातार डिस्चार्जिंग हो रही है। डिस्चार्जिंग के केस में अगर यहाँ पर मैं टर्मिनल्स देखूं, देखो ये एक पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, ये एक पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, ए एंड बी, ये दो पॉइंट मैंने आपको दिखाए हुए। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम बोल रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आपको ये दिमाग में रखना है कि ये जो आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है, ये कहाँ पर है एक्चुअल में? सेल के दोनों ही प्लेट्स के बीच में है। बट
बाय द कन्वेंशन हम इसको ऐसे दिखाते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? बताइए, ठीक है ना? तो अभी ये जो Yes, पॉइंट sir. ए एंड बी मैंने आपको दिखाए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस केस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा समझिए। अगर मुझे VA एंड VB दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, मैं बोलता कि अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता तो ये E होता, बट अभी जब करंट फ्लो होने लगा तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कुछ ड्रॉप हो गया। कितना ड्रॉप हो गया? तो I इंटू आर, करंट ऐसे जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन जा रहा है, तो आप बोलेंगे कि इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया। कितने का? I इंटू आर का। कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया? I इंटू स्मॉल आर। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पर इस पॉइंट को ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर हम सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो करंट इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर ये हाई मानना पड़ेगा आपको, ये लो मानना पड़ेगा। तो दिस इज ABCD, तो VC माइनस VD। देखिए मैं इस पूरी इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूँ, पॉइंट्स की नेमिंग मैंने कर दी है। इस पॉइंट को मैंने C बोल दिया, इस पॉइंट को D बोल दिया। VA माइनस VB मुझे निकालना था, VA माइनस VB को मैंने कुछ पार्ट में लिख दिया है। आपको अभी प्रैक्टिस के साथ आप तुरंत लिखना सीख जाएंगे। अभी लेट मैंने ऐसे लिख दिया VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD तो अभी मैंने आपको बोला कि भाई हमें क्या करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। दैट मीन A एंड B पॉइंट्स ये हैं टर्मिनल, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको लिखना है इस केस में, डिस्चार्जिंग जब हो रही है, तो आप बोलेंगे VA माइनस VB विल बी द आंसर। VA माइनस VB को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB। बताइए ऐसे लिख सकते हैं क्या? आप इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन पर आपको VC से VC कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, लिख सकते हैं ना ऐसे हम लोग? बताइए, ठीक है बेटा? ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है उसमें VA माइनस VC क्या है? VA माइनस VC तो E होता सिंपली। अगर यहाँ पे कोई करंट फ्लो ना हो रही होती तो दिस केस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता ओपन सर्किट में वो E होता, तो यहाँ पर E है ये। एंड VC माइनस VB क्या है? VC माइनस VB को अगर आप देखेंगे तो करंट इस तरफ आ रहा था, इस तरफ करंट आ रहा है, इस और इस रेजिस्टेंस को देखिए, सिर्फ VB माइनस VC इक्वल होता I इंटू स्मॉल r के। होता क्या? बाय द ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस क्या होता? VB माइनस VC इक्वल होता I, करंट जो इसमें जा रहा है, इंटू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये होता। तो जब आप यहाँ पर VB माइनस VC लिख रहे हैं इक्वल है I इंटू आर के, तो VC माइनस VB उसका निगेटिव होगा, दैट मीन माइनस का I इंटू आर हो जाएगा। ये माइनस का I इंटू आर है, ठीक है? समझ पा रहे हैं? तो आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की ये एक इक्वेशन मिलेगी इन दिस केस। ये वाला पार्ट मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए था। आपको ये इक्वेशन याद रखनी है फॉर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। अभी एक दूसरा सर्किट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लेट एक सर्किट था, उस सर्किट के अंदर मैंने देखा कि एक सेल कनेक्टेड है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। मैंने देखा कि जो करंट फ्लो हो रही है वो इस तरह से जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। देख पा रहे हैं आप? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। करंट डायरेक्शन देख पा रहे हैं आप? करंट किधर जा रही है? तो आपको दिख रहा है कि करंट इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रही है, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है। अब इसका सीधा सा यह मतलब हुआ कि ये जो करंट की डायरेक्शन आपको दिख रही है ये इस सेल की वजह से तो नहीं है। दैट मीन ये सेल खुद करंट फ्लो नहीं करा सकता इस डायरेक्शन में। तो डेफिनेटली ये जो मैंने आपको सर्किट का पार्ट दिखाया है, ये किसी ऐसे सर्किट के अंदर कनेक्टेड है ये सेल, जहां पर कोई इससे भी ज्यादा पावरफुल बैटरी कनेक्टेड थी, एंड उस बैटरी की वजह से करंट की डायरेक्शन ये रही होगी। एंड आपने इस तरह से सेल को कनेक्ट किया हुआ है कि करंट की डायरेक्शन इसमें अपोजिट पोलैरिटी के साथ एंटर कर रही है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप? बताइए, ठीक है भाई? Yes, sir. तो अभी इस केस में जो प्रोसेस पहले यहाँ पर डिस्चार्जिंग केस में जो केमिकल इक्वेशन चल रही होगी सेल के अंदर,
क्या वो रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर हो रही होगी? बताइए, वो रिवर्स ऑर्डर Yes, में हो sir. रही होगी। एंड अगर रिवर्स ऑर्डर में रिएक्शन हो रही है तो हम बोल रहे हैं कि सारी की सारी चीजें रिवर्स ऑर्डर में ही चल रही है। इसका मतलब है कि इस केस में जो इनिशियली इस केस में देखें तो जो केमिकल एनर्जी थी सेल के पास वो टाइम के साथ अब बढ़ रही होगी। सेल की केमिकल एनर्जी क्या हो रही होगी? टाइम के साथ बढ़ रही होगी। तो हम बोल रहे हैं अब यहाँ पर जो बैटरी है उसकी चार्जिंग होने लगी। क्लियर है? अच्छा, अगर ये चार्जिंग का केस है तो चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इसको देखिए लिखते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पर इस पॉइंट को सी बोल देता हूँ। लेट दिस इज पॉइंट सी। मुझे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। दैट मीन ए एंड बी पॉइंट्स जो है ये टर्मिनल्स हैं। आर तो इनके बीच में था, दोनों प्लेट्स के बीच में। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे वी ए माइनस वी बी चाहिए। वी ए माइनस वी बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी। बताइए ठीक है ना? ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। वी ए माइनस वी सी का मतलब हुआ दिस इज ई सिंपली। ये क्या है? ई है, जो यहाँ पर ईएमएफ है सेल का। एंड वीसी माइनस वीबी क्या है? तो आई करंट है, आर रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है, वो भी इस डायरेक्शन जा रही है। तो वीसी माइनस वीबी दैट मीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द स्मॉल आर इक्वल होगा आई इंटू स्मॉल आर के। तो ये क्वांटिटी आपको आई इंटू आर मिलने वाली है। बताइए ठीक है? तो अभी यहाँ पर आपको ये इक्वेशन याद रखनी है कि इन केस ऑफ चार्जिंग जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस अ बैटरी उसको आप इस इक्वेशन से ऑब्टेन करेंगे। ठीक है? बताइए। तो अभी मैंने आपको दो केसेस यहाँ पर बताए हैं। देखिए, अब यहाँ पर मैंने आपको इनिशियली बताया था कि भाई ऐसा सिंबल होगा, और फिर यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि ऐसा सिंबल होगा बॉक्स के अंदर। दोनों में डिफरेंस क्यों है? तो यहाँ पर आपको समझना है कि हम अगर आइडियल बैटरी की बात करें एंड अगर नॉन आइडियल बैटरी की बात करें, तो आइडियल बैटरी वो बैटरी होगी जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका रेजिस्टेंस क्या है? टेंस टू जीरो, मतलब इतना स्मॉल रेजिस्टेंस है। अगर कोई बैटरी ऐसी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है तो सिंपली आप उसको बोलेंगे कि वो आइडियल बैटरी है। एंड उसकी प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ये किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई कर देगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो आर दिख रहा है आपको वो जीरो है। तो सिंपली यहाँ पर ये जो आर है इसको आपने जीरो ले लिया, इसलिए आपको ये सिंबल ऐसा दिख रहा है। एक्चुअल केस में आपको पता है आर स्मॉल तो होगा, स्मॉल किया जा सकता है, बट एग्जैक्टली जीरो नहीं किया जा सकता। तो आपको यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाना पड़ रहा है। तो नॉन आइडियल केस में आपको आर यहाँ पर साथ में दिखाना पड़ता है, इसलिए ये सिंबल आपको यूज करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? सेल ऑफ ईएमएफ ई internal resistance R is short circuited by a wire of zero resistance. Find current in circuit. क्वेश्चन देख रहे हैं? तो आपसे बोला जा रहा है कि भाई हमारे पास एक सेल था, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर था, एंड हमने क्या किया, हमने इसको एक ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया जिसका कोई रेजिस्टेंस था ही नहीं। देख पा रहे हैं बेटा? तो अब इस केस में कितनी करंट सर्किट में फ्लो होगी बताइए? तो आप बोलेंगे भाई अगर इस केस में देखें आपको सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस ही दिख रहा है, एक ईएमएफ ई दिख रहा है, तो करंट तो इक्वल होगा ई बाई आर के।
बताइए करंट किसके इक्वल होगा, ई बाई आर के, यही आंसर होगा, बताइए ठीक है ना। Yes, sir. अच्छा अगर साथ में आपसे एडिशनली पूछ दिया जाए, बताइए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कौन आंसर दे सकता है बताइए। अरे भाई चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है ना, एंड अगर डिस्चार्जिंग हो रही है तो डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपने जो देखा है उसकी इक्वेशन क्या लिखी थी, ई माइनस आई इंटू आर। 0. तो ई माइनस आई इंटू आर में जब आप आई की वैल्यू ये रखेंगे तो आपको इक्वेशन क्या मिल रही है, ये सिंपली 0। इसको हम बिना सॉल्व करे भी तो बता सकते हैं कि भाई अल्टीमेटली ये सेल था, एंड उस सेल के दोनों ही टर्मिनल्स के बीच में आपने एक ऐसा वायर कनेक्ट कर दिया जिसका कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, एंड अगर इसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इस वायर के दोनों एंड्स का पोटेंशियल तो सेम ही होगा ना, ये तो हमने पढ़ा ही था उस दिन, बोलो बेटा शॉर्ट सर्किट वाले केस में। तो अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं इसके पास तो इसका मतलब इसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना, 0, एंड इसके दोनों एंड्स का मतलब क्या हुआ, सेल के दोनों टर्मिनल। तो आपको यहाँ से भी आंसर क्या मिल रहा है, 0 ही मिलना चाहिए था, तो VA माइनस VB क्या होता, 0 होता, बोलो भाई Yes, sir. ठीक है। देखिए वैसे तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस की हमने बात की है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड कर सकता है। आपने अभी अगर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स भी पढ़ने को मिलेंगे, उन सब का जो वर्किंग का प्रोसीजर है वो डिफरेंट हो सकता है। ऑन एन एवरेज हम कुछ जनरल पॉइंट्स की बात करें जिन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड लेवल पे भी दिख सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का किन क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन, किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। देखिए तो पहला पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, ये जो कैथोड एनोड इन दोनों को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ये जो प्लेट्स की बात की थी, तो इन प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। आप जितना प्लेट्स को क्लोज ले जाएंगे आपको क्लियर हो रहा होगा कि करंट को थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट उतना ही कम पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, क्या बताओ बेटा, ठीक है ना। तो Yes, बोलो भाई sir. आंसर को, Yes, sir. नहीं कम पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बताइए ठीक है ना। तो आप जैसे ही डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स कम करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कम होता हुआ दिखेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए एरिया डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट। एरिया डिप्ड मींस एरिया ऑफ प्लेट्स डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट। देखिए आप समझिए यहाँ पर, अभी यहाँ पर ये प्लेट्स थी, तो आप जितनी बड़ी प्लेट्स लेंगे साइज में या जितना ज्यादा एरिया आप इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करके रखेंगे, करंट को उतना ही ज्यादा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इंटरेक्शन का पॉइंट दिखने वाला है जहां से वो एक प्लेट को लीव करके दूसरी प्लेट की तरफ जा रहा है। बताइए समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, है या नहीं है Yes, ऐसा। sir. तो जितना ज्यादा एरिया आप इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करके रखेंगे उतना ज्यादा आपको वहां पर उतना इजिली आपको करंट फ्लो होता हुआ दिखेगा। तो एरिया बढ़ाएंगे अगर आप, एरिया डिप जो आपने कर रखा है उसको बढ़ाएंगे अगर आप, तो रेजिस्टेंस आपको कम होता हुआ दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट जो होगा कि आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, दैट मीन कम डाइल्यूटेड जितना ये होगा उतने ही ज्यादा आयंस होंगे उसी स्पेस के अंदर। तो ज्यादा आयंस होने की वजह से जो आयंस फ्लो कर रहे थे उनको अब ज्यादा हिंड्रेंस दिखने लगा, हिंड्रेंस बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा रेजिस्टेंस अब ऑफर होने लगा। बताइए समझ पा रहे हैं मेरी बात, ये क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ।
आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया अगर, तो अब उसी स्पेस के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होने मिलने लगेंगे, एंड ज्यादा आयंस मिलने से जो आयंस मूव कर रहे थे उनको हिंड्रेंस भी ज्यादा मिलने लगा। तो अब आप क्या बोलेंगे कि अल्टीमेटली यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पहले से ज्यादा मिलने लगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, क्या कर दें, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट को बढ़ाएं अगर, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो किस पॉइंट पे इफेक्ट पड़ेगा। देखिए एक से ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं जिनका इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। एट अ टाइम हम एक पॉइंट की ही बात कर रहे हैं। जब टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पर आपको विस्कोसिटी से दिखेगा। विस्कोसिटी क्या होने लगेगी, इलेक्ट्रोलाइट की कम होने लगेगी। बताइए, समझ पा रहे हैं ना क्या हो रहा है। यस सर। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, विस्कोसिटी कम हो रही है। विस्कोसिटी कम हो गई तो जो आयंस हैं वो ज्यादा इजिली फ्लो कर पाएंगे, एंड अगर आयंस ज्यादा इजिली फ्लो कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस पहले से कम हो गया है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, क्लियर है क्या। तो इस तरह के कुछ वेरिएशंस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ आपको देखने को मिलेंगे।